डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए हम लोग बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की श्रृंखला या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसी क्रम में आज 8वां सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। जिससे पहले 7 भागों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जो वर्ग 2 है आपका, वर्ग 2 राजनीति विज्ञान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपका एग्जाम बेहद नज़दीक है और तय समय सीमा के अंदर ही होगा। जो सीमा निर्धारित की गई उसी में, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई मतभेद नहीं है। तो आप अपनी जो तैयारी की स्पीड है दुगनी, उसकी स्पीड दुगनी बढ़ा दीजिए पूरे मनोयोग के साथ, जोश और होश के साथ। ये जो समय है आपका बेहद कीमती है। आप रिलैक्स रहिए, पॉजिटिव रहिए। सिलेक्शन सबका होगा, जितने लोग स्टेट पास हैं उन सब का होगा, क्योंकि सीटें पर्याप्त मात्रा में हैं। जो लोग भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं। तो आइए उसी क्रम में आज हम लोग 8वां भाग सॉल्व करते हैं, जो बीपीएससी राजनीति विज्ञान या सिविक्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला है। उसके लिए आज का 8वां पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुराना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें। और हाँ, प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है या महत्व रखता है। क्यों महत्व रखता है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत? तो ये है आपका, क्योंकि इसलिए महत्व रखता है क्योंकि वह आधुनिक राज्यों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। याद रहे, ये जो सीरीज है आपकी रिवीजन के लिए है, इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। कि कथन और कारण है। कथन देखिए क्या है, शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है। ये कथन आपका सही है। कारण देख लीजिए, क्योंकि शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक, क्योंकि यह चरित्र के निर्माण से संबंधित है, जबकि साम्यवाद का स्वरूप नकारात्मक है, क्योंकि अभिभावक वर्ग पर नियंत्रण लगाता है। कथन और कारण दोनों सही है। और जो आपका जो कारण है कथन की सही स्पष्टीकरण करता है, सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, शुभ को जान लेना उसे प्राप्त करना है। क्या मतलब? तो इसका क्या अर्थ है कि शुभ को जान लेना और उसे प्राप्त करना है कि प्लेटो की इस विचार से हॉब्स असहमत था। सही है। हॉब्स मानता था कि इस दिशा में बुद्धि प्रेरित नहीं कर सकती। ये भी कथन सही है। हॉब्स मानता था कि शुभ को जाना जा सकता है। ये कथन सही है, इसलिए इसके सभी आंसर सही हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर को उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है। याद रखें, क्या आवश्यक नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो है पेशेवर राजनीतिज्ञ। बाकी तीनों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्नलिखित दार्शनिकों में कौन प्रजातंत्र की उदारवादी विचारधारा से संबंध नहीं है। उदारवाद का समर्थक कौन नहीं है? तो वो है आपके कार्ल मार्क्स। बाकी तीनों ही उदारवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक आवश्यक तत्व प्रजातंत्र का नहीं है। एक आवश्यक तत्व लोकतंत्र का नहीं है, वो है आपका कि प्रत्येक नागरिकों को काम पाने का अधिकार। ही आवश्यक तत्व नहीं है आपका प्रजातंत्र का या लोकतंत्र का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 7वां प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में प्रजातंत्र की कौन सी परिभाषा गलत है। तो परिभाषा जो है यह जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये परिभाषा सही है लोकतंत्र के बारे में। दूसरा कि यह वह शासन है जिसमें सर्वहारा वर्ग का शासन करता है। ये आपका कथन जो है गलत है, क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा से न कि लोकतंत्र से है। तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए कौन सी बात ठीक नहीं है। कौन सी बात ठीक नहीं है सफल बनाने के लिए? सफल बनाने के लिए कौन सी बात, विफल बनाने के लिए कौन सी बात ठीक नहीं है? तो ऑप्शन डी देखिए, केवल शिक्षित वर्ग को शासन में भाग लेने का अवसर देना। अगला प्रश्न, प्रजातंत्र अयोग्य और मंदबुद्धि व्यक्तियों का शासन है। यह कथन किसका है? कथन किसका है ये? ये कथन आपका सर हेनरी मैन का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातंत्र का आलोचक नहीं है। प्रजातंत्र के आलोचक 3 है, बाकी इनमें से कौन सा नहीं है? तो है आपके जॉन लॉक। अगला प्रश्न, सुस्पष्ट एवं कठोर संविधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक दलों का अस्तित्व,
सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार किस शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं? तो ये आपके लोकतंत्र जो है उसकी विशेषता है, और उसमें भी लोकतंत्र में कौन सी? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, यानी परोक्ष लोकतंत्र की। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान की सार्थकता का क्या अर्थ है? सार्थकता का अर्थ क्या है? तो है आपका कि जो वह शासन, जब वह शासन के विभिन्न अंगों पर प्रभावशाली अंकुश रखे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ये संविधान की सार्थकता है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा के क्षेत्र में जातियों का पृथक्करण उनकी समानता का सरासर उल्लंघन है, यह किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा है? तो यह आपका अमेरिका यूएस के न्यायालय की घोषणा है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन यूनान के किस नगर राज्य का नाम लिया जाता है? तो है एथेंस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द्विदलीय प्रणाली का जन्म हुआ तो इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दंड मूलास्तिस्त्रा विधा तस्म्यायता लुकायता, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है आपका? यह है कौटिल्य का कथन है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत है। तो विकास का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? तो है आपका यह आवश्यक रूप से सामाजिक व आर्थिक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत, विपन्न, पार्श्विक और अल्प आयु था। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किसका है? ये किसका कथन है? यह किस विचारक से संबंधित है? तो यह है आपका हॉब्स का। क्वेश्चन नंबर 19, रूसो के अनुसार समान इच्छा है। तो रूसो के अनुसार समान इच्छा आदर्श इच्छा का योग है। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है, यानी संवैधानिक शासन की बात कौन करता है? तो ये है आपके जॉन लॉक। और संवैधानिक शासन या सीमित शासन की बात करने वाले भी लॉक हैं, उदारवाद के जनक भी लॉक हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यह किसका कथन है कि अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए निश्चित होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए निश्चित होते हैं, या उनके पूर्व निर्धारित पहले जन्म के आधार पर हो जाती है। तो ये अरस्तु का कथन है। क्वेश्चन नंबर 22, कि निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? तो ये कथन है जॉन लॉक का, बेहद महत्वपूर्ण कोट है। क्वेश्चन नंबर 23 है प्यारे दोस्तों, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम जो है चैनल पे उस पर मिल जाएगा आपको। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आप PDF के रूप में भी, और इससे पहले के जो भी PDF है ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है, नहीं है तो उसको अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसी चैनल के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हॉब्स का लेवियथन राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ कृति है, यह कथन किसका है, या ऐसा मानना किसका है? तो ये कथन आपका जो है ऑक्सफोर्ड का है, माइकल ऑक्सफोर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो जॉन लॉक है, और 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, और संपत्ति के अधिकार में इन दोनों को ही शामिल समझता है। तो संपत्ति का सर्वप्रथम व्याख्याकर्ता कौन हुआ? जॉन लॉक हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है, मतदान की भारित प्रणाली यानी वेटेज जो सिस्टम का समर्थक कौन था? इसके समर्थक आपके जॉन स्टुअर्ट मिल हुए, यानी JS मिल हुए। क्वेश्चन नंबर 26, बंदूक की नली से शक्ति का स्रोत है, यानी सत्ता का स्रोत बंदूक की नली है, यह घोषणा किसकी है? तो माओ जेडोंग की है, माओ से तुंग इसी को बोलते हैं, ऑन डेमोक्रेसी इसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य नहीं है? जो CIC है उसका, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका कौन सा इसमें से कार्य नहीं है? तो है आपका कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मार्गदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंत्रिमंडल की भूमिका के विषय में सही नहीं है? तो मंत्रिमंडल की भूमिका के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रधान नीति निर्माता है, ये भी कथन सही है मंत्रिमंडल के बारे में। यह सलाहकार निकाय है, ये कथन भी आपका सही है। और यह नीति क्रियान्वयन बिल्कुल नहीं, नीति क्रियान्वयन नहीं बल्कि नीति निर्माता है, तो ये गलत होगा। और यह मुख्य कार्यपालिका के रूप में सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पंचायत महिला शक्ति अभियान के संबंध निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी पंचायतों के बारे में जो महिलाओं के बारे
के संबंध में उपबंध किए गए उसके उनमें आपको विचार करना है। पहला देखिए क्या है विचार, यह महिलाओं के लिए उनकी सामूहिक शक्ति के उपयोग को सुनिश्चित या सुकर बनाते हैं, आसान बनता है, सही है। यह महिलाओं के सतत प्रशिक्षण के लिए मंच उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। यह महिला पंचायत नेताओं को उनकी समस्याओं को स्पष्ट करने की योग्यता प्रदान करता है, कथन सही है। और यह महिला नेतृत्व के निर्माण में निहित संप्रेषण तथा प्रशासन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है, यानी चारों कथन सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को वित्त मंत्रालय से स्वतंत्र एक स्वायत्त निकाय होना चाहिए, यह अनुशंसा निम्न में से किसने की थी? ये था आपकी वांचू समिति 1971। अगला प्रश्न कि 31, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत जिला कलेक्टर एक जिला दंडनायक की हैसियत से अपने क्षेत्राधिकार के भीतर शांति भंग संबंधी मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो है आपके दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में निम्न सिफारिशों पर विचार कीजिए। तो सिफारिशें किस समिति के द्वारा की गई हैं यह बताना है आपको कि जिले को विकेंद्रीकरण की प्रथम इकाई होना चाहिए। विकेंद्रीकरण की प्रथम इकाई ये आपका जो है, और राजनीतिक दलों को इन संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। संस्थाओं की सामाजिक लेखा परीक्षा की जानी चाहिए और पंचायती राज संस्थाओं को अनिवार्य कराधान की शक्ति दी जानी चाहिए। तो ये जो तमाम सिफारिशें हैं आपकी अशोक मेहता समिति की सिफारिशें हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है यानी पीएसी या जिसको आप लोक लेखा समिति कहते हैं, उसका जो उसके सदस्यों का कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है, प्रति वर्ष उनका चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जिलाधीश के कार्यालय के आधुनिकीकरण के लिए द्वितीय ARC यानी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की सिफारिशों में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश शामिल नहीं है? तो है आपके जिलाधीश के कार्यालय में सतर्कता समिति की स्थापना करना, ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 35 देखिए कि कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए कि वित्त मंत्रालय की सभी प्रशासनिक मंत्रालयों के ऊपर वित्तीय नियंत्रण होता है। तो ये आपका जो कथन है सही है, ऑप्शन ए। कथन सही है। कारण देखिए बजट के निर्माण एवं निष्पादन के लिए उत्तरदायी होता है, ये तर्क भी सही है, कारण भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही इस व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया, यानी किस मुकदमे में जो आपका शिक्षा का अधिकार वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया? तो है आपका मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन यूएसए में एक स्टाफ एजेंसी नहीं है? तो स्टाफ एजेंसी यूएसए में कौन सी नहीं है? तो है आपकी स्टेट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 38 कि FM मार्क्स द्वारा नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम या सही क्रम क्या है? तो वह है आपका कि सबसे पहले अभिभावक बात करता है, अभिभावक प्रकार की नौकरशाही की बात करता है, जातिगत नौकरशाही की बात करता है, फिर संरक्षक आधार पर नौकरशाही की बात करता है, फिर प्रतिभा के आधार पर बात करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसका सही अनुक्रम क्या है? बी, डी, सी और ए। अगला प्रश्न देखिए कि क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिनिधि नौकरशाही शब्द को गढ़ा है? तो जो रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी है, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? तो डोनाल्ड किंग्सले ने किया। किसने नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक बताया था या सेवक कहा था? सत्ताधारी सेवक किसने कहा? तो है RK मर्टन ने। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहाँ जमा किया जाता है? तो ये आपका जितनी भी लोक लेखा यानी जो पब्लिक अकाउंट है इसमें उसी भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को जमा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसे जाति प्रजाति या
जनजाति अथवा जाति समूह या जाति के किसी हिस्से को राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है। ये केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास एकाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राज्य परिषद मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? जो अंतर्राज्य परिषद का जो मुख्य कार्य है इसमें से आपको बताना है कौन सा है। अंतर्राज्य नदी जल का बंटवारा बिल्कुल नहीं, इसके लिए अलग से संस्थाएं बनी हुई हैं, आयोग बने हुए हैं। 43 का जो एक और है, राज्यों के बीच वस्तुओं को ले जाने ले आने के संबंधित विवाद कंट्रोल, इसके लिए जीएसटी काउंसिल है, ये नहीं अलग से प्रशुल्क है। जो सी है, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना, ये है बस अंतर्राज्यीय परिषदों का मुख्य काम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 44 कि निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया कि लोक प्रशासन विज्ञान है, यानी लोक प्रशासन को विज्ञान कौन मानने से इनकार करता है? तो है आपके रॉबर्ट डहल। अगला प्रश्न, ये आपको मैच करना है, एक तरफ समितियां हैं उनसे संबंधित मुद्दे हैं। तो महाजन आयोग, ये जो है आपका महाजन आयोग जो बना आपका, ये महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद से संबंधित है। और श्री कृष्ण आयोग जो है आपकी तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के निर्माण से संबंधित है। पूंछी आयोग जो है आपका केंद्र राज्य से संबंधित है। और सच्चर आयोग मुस्लिम अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ये आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। फिर आपसे बता दें कि हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और बतौर रिवीजन इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। और ये इस क्रम में 8वां प्रैक्टिस है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 18 प्रैक्टिस सेट पूर्ण 18 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। और ये जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ है या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसका ये 8वां है। तो आप चाहें तो सबको देख सकते हैं और सबका लाभ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया? तो हैं आपके मैरन विनर हैं वो, जो स्टेट पॉलिटिक्स की स्टडी इन्होंने सबसे पहले किया। क्वेश्चन नंबर 47, 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया। तो नेहरू ने 1963 में कामराज योजना को क्यों शुरू किया था? तो इसलिए शुरू किया कि कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसी को सिंडिकेट ग्रुप कहा गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए, आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरे को बढ़ाती है। ये तो सही है आपका कथन कि आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है, इंजीनियरिंग है, जो नवनिर्माण है, वो युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरों को भी बढ़ाती है। सही है। युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया है, यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन गया है। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, अर्ध राज्य क्या है? जो सेमी स्टेट होते हैं उसका क्या तात्पर्य है? उसका ही तात्पर्य है कि ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राज्यत्व से संपन्न हो परंतु अनुभवपरक राज्यत्व के में अत्यधिक विपन्न हो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 कि संवैधानिक शासन की संकल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसका ओरिजिन किस रूप में आप देख सकते हैं? तो प्राचीन यूनानी काल में या प्राचीन यूनानी काल में या यूनान के समय में जो प्राचीन यूनान था तब। संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? संवैधानिक शासन का क्या अर्थ है? जो संवैधानिक शासन होता है कि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन पर आधारित, विधि के शासन पर आधारित शासन और लोकतांत्रिक सरकार हो, यही आपका संवैधानिक सरकार। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 कि किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार दी है? संघात्मक सरकार की परिभाषा किसने इस प्रकार दी है कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल खाता है। तो है ऑप्शन सी एवी डाइसी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत क्या है? तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका कौन सा सिद्धांत है? तो उसके अनुसार शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर पर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका कार्य सिद्धांत है, उसके आधार पर कार्य करती है। अगला प्रश्न देखिए 54 कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी है?
तो ये परिभाषा जो है आपका एवी डाइसे का, जो कि रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित में से किसे चीन ने सामाजिक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में वर्णित किया था? तो हैं आपके यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सी शर्त संविधानवाद के लिए आवश्यक नहीं है? जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो है कुशल नौकरशाही। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण का अभिकरण नहीं है? तो है आपकी न्यायपालिका जनमत निर्माण का अभिकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 कि कांग्रेस ने लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार करके संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसकी अध्यक्षता करने वाले जो हुए वो आपके पंडित मोतीलाल नेहरू हुए। क्वेश्चन नंबर 59 इन पर अत्याचार ब्रिटिश राज के लिए ताबूत की कील साबित होगी या सिद्ध हुई? किस पर अत्याचार? जो लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो जो अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स था उसकी डंडी से जो उसके द्वारा प्रहार किए गए चोट के कारण उनके सर पे चोट लगी, उसी कारण उनकी कुछ ही समय क्या दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो वही उनका कथन था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मुझे एक एक प्रहार वो ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक किल साबित होगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकता है? तो भारतीय नागरिकता से वंचित करने का जो एकाधिकार है वो किसके पास है? केंद्र सरकार, जिसको आप संसद बोलते हैं, उसी के पास है। क्वेश्चन नंबर 61 कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार हनन करते हुए उसकी न्यायिक समीक्षा को सीमित करने का प्रयास किया गया, लेकिन कौन से संवैधानिक संशोधन ने न्यायपालिका की स्थिति पूर्ववत रखने का प्रयास किया? तो है आपका 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है किसके? जो लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष नियंत्रण या पर्यवेक्षण किसके? लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। ये कौन सा सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आहूत करने का अधिकृत है? तो केवल और केवल आपका राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? इसमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो है आपका कि लोकसभा का महासचिव अध्यक्षों के परामर्श देता है या वह संसदीय अभिसमयों का संरक्षक है, सही है दोनों, और वह सभी संसदीय समितियों को सचिवालय सहयोग प्रदान करता है, सही है। उसका चयन सदन के सदस्यों में से होता है, ये आपका गलत है, ऑप्शन डी गलत है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, फिर से हम आपको एक बार बता दें कि हम लोग जो बीपीएससी के द्वारा जो 7th फेज की टीचर रिक्रूटमेंट चल रही है, उसके लिए हम लोग राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यानी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनकी एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज का हम लोग ये 8वां पार्ट है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को पूरा देखिए। कोई आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, और साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। अगला प्रश्न देखिए कि नौसेना विद्रोह कब हुआ? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हुआ आपका 1946 में। भारत के लिए एकमात्र आशा जनसामान्य से है, उच्च वर्ग भौतिक और नैतिक दृष्टि से मृत प्राण है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका स्वामी विवेकानंद का है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाई थी, किस सम्मेलन में? तो 1940 का जो अधिवेशन है उसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वेवेल योजना भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल द्वारा सुझाई गई थी, कब? तो ये था आपका 1945 में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, किसने कहा है कि बहुमत की राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत को वीटो यानी निषेधाधिकार करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता? तो ये है आपके प्रधानमंत्री इटली, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हुई। यह घटना कहाँ घटी थी? तो यह घटना आपकी लाहौर में घटी थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो आप इसको अच्छे से
सॉल्व कीजिए और बेहद मतलब ठंडे दिमाग से, पेशेंस के साथ, धीरज के साथ आप अपने तैयारी जारी रखिए, क्योंकि जितने बहुत सी सीटें हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे उन सभी का सिलेक्शन होगा। तो आप पेशेंस रख के पढ़िए, आराम से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।